बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे सबसे पहले सेकंड ईयर केमिस्ट्री के स्टार्ट में चैप्टर 13 से। ये है बच्चों S&P ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 13। S&P ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें जो सबसे पहले जो जिक्र है वो है, जिक्र हो रहा है थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का, ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट, जिसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 4 5 6 7। पहला एलिमेंट जो इसमें मौजूद है वो है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है जी बच्चे सिलिकॉन, और फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये 8 एलिमेंट्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कि ये किस किस ग्रुप में मौजूद हैं, तो वो डिफरेंट हैं। ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2A का है, फिर सिमिलरली ये ग्रुप 3A का है, ये ग्रुप 4A का है, फिर 5A, सिमिलरली 6A, 7A और फिर 8A का एलिमेंट मौजूद है यहाँ पे। अब इसमें जो सबसे पहला ट्रेंड, हम क्विकली इसको लेके चलेंगे कि इसमें जो सबसे पहली चीज जो डिस्कस होनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हैं तो ये है पीरियड नंबर 3, ये थर्ड पीरियड है और ये 3। अब चूंकि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये S ब्लॉक के हैं और ये वाले जो 8 एलिमेंट्स हैं ये P ब्लॉक के हैं, तो सोडियम का आखिरी है 3S1 होगा। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो ना वहीं पे पूछ लीजिएगा भाई, बोल दीजिएगा ये 3, सॉरी, ये तो आपको 3S1 मैग्नीशियम होगा, 3S2, तो फिर ये क्या होगा 3S2 3P1। सिमिलरली सिलिकॉन होगा 3S2 3P3, सॉरी 3S2 3P2। फास्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट अभी जिक्र करते हैं। सल्फर होगा 3S2 के बाद, ये हो गया, दोबारा जरा गौर कर लें, अगर ये हो गया सोडियम 3S1, इसका वैलेंस शेल, ये हो गया 3S2 मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम इसका होगा 3S2 3P1। सिलिकॉन 3S2 3P2। फास्फोरस 3S2 3P3। मैंने इसे इंपॉर्टेंट बोला है, 3S2 3P4 3S2 3P5 3S2 3P6। अब इसमें बच्चे एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये जो लास्ट वाला ऑर्गन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक ये कॉन्फ़िगरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में इंपॉर्टेंस क्या है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आर्गन, ये क्या है जी स्टेबल, या इसके में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है। फास्फोरस में क्या होता है, ये हाफ फिल्ड है, और मैग्नीशियम इसमें भी S जो है वो फिल्ड है, इसमें S ऑर्बिटल जो होता है वो फिल्ड होता है। तो अब इसमें पार्शियल स्टेबिलिटी मैग्नीशियम में आ जाती है एल्यूमिनियम की निस्बत। फास्फोरस में भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आ जाती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पेज जो है वो पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे आए तो वहां पे ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का। अब एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो अगर आप उसका ग्राफ नोट करें तो ये ग्राफ फिगर 13.1 आपकी बुक में मौजूद है, सामने होगी आपकी बुक आई गेस। तो उसमें अगर आप ग्राफ देखें तो वो यूं फॉल कर रहा है और कोई वेरिएशन नहीं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, सोडियम, लास्ट एलिमेंट कौन सा, आर्गन। ये जो सोडियम सबसे जो है वो लार्ज साइज और आर्गन का सबसे स्मॉलेस्ट साइज, उसकी वजह क्या हुई, वजह हुई वही सोडियम के लास्ट शेल में 1 है और आर्गन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें वही। और इसकी रीजन लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो इंक्रीज करती है जो चीज, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज,
increases and hence atomic size decreases। ये इसकी रीजन हो गई बच्चे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम उसके अगले पेज पे जाएं तो इसके नेक्स्ट पेज पे क्या है जी? नेक्स्ट पेज पे आपके पास है जी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी? किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, ये कहना जरूरी है। किसी भी एटम को जब गैस बना लिया गया और उसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सादा सा लिंक है एटॉमिक साइज से, वो ये है, मतलब कि जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, या जितना एटॉमिक साइज कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब सबसे लोएस्ट किसकी होगी जी, किस एलिमेंट की पीरियड 3 में? Na has lowest ionization energy in third period। क्या वजह होगी इसकी? ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज इन पीरियड 3। तो अच्छा, अब एक और चीज इसमें, इसी के साथ हमें एक चीज का जिक्र करना होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई, सॉरी हाई नहीं करते, डायरेक्ट बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें से किसी ने पूछना है, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पेज नंबर 9 पे एक क्वेश्चन है, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg is higher than एल्यूमिनियम। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज। अब सवाल ये आया कि Mg की हायर क्यों है? क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर के अपोजिट है। तो क्या आंसर है न्यायेश बेटा, आप बताएं। सर क्योंकि इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आप बताओ माहम। चेंज ऑफ शेल, एस से पी, शेल जब चेंज हो जाता है हाँ तो उस पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी हाँ दिखती है। माहम, सॉरी न्यायेश बेटा, ये देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे एक खास चीज है कि इसका s ऑर्बिटल फिल्ड है, तो इसमें अब फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। इसी तरह आगे बात करेंगे तो फास्फोरस की हाई होगी सल्फर से, ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। ओके, यहां तक कोई एक और क्वेश्चन इसके साथ पूछा जाता है पेज नंबर 8 पे, वो फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी? ये एक और क्वेश्चन है। ये भी 4 फैक्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? पहला एटॉमिक साइज मैंने आपको बताया, इनवर्स, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा डायरेक्ट, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। एस एस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या पी की? किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी है, एस में से या पी में से? जी बेटा। सर एस से। नो, अभी आप देखें Mg में से मुश्किल थी। एस जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, ठीक है, उसमें से डिफिकल्ट होता है, पी में से इजी होता है। पी बड़े साइज का होता है ना, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है जी टॉपिक नंबर 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हम क्विकली इसको जरा फिर रिफ्रेश कर रहे हैं। जहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वहां पे आप रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि अगर ये एक बॉन्ड है HCl का, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी तरफ ज्यादा बेंड है, H की तरफ। वजह, ability to attract shared इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, जब दो एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ज्यादा अट्रैक्ट करे, इसका मतलब है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में ज्यादा होती है और मेटल्स में कम होती है। ठीक है जी बेटा, कोई क्वेश्चन? सबसे मैक्सिमम जो है ये फ्लोराइन में है, और फ्लोराइन में इसकी वैल्यू है 4.0 ऑन पॉलिंग स्केल। अब इसका ट्रेंड क्या है? ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब है हमारे पीरियड 3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? डेफिनेटली क्लोरीन की। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये ट्रेंड भी इसमें गिवन है आपके पास पेज नंबर 9 पे और 10 पे ना, सही है। इसके बाद आते हैं जी बेटा फिजिकल प्रॉप। अभी बताएं जी, इसमें कोई पूछना है तो बताएं। माहम एंड न्यायश बेटा, नहीं सर, कोई सवाल नहीं नहीं पूछना? सर। ओके बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सोडियम अगर हमें एक तरफ लिखना पड़ेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये जो मैंने 3 रोज बनाई हैं पीरियड 3 की, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इनका मकसद क्या था बेसिकली। ये जो पहली है ये मेटल्स हैं, और ये क्या है जी? मेटलॉइड्स की है, और ये क्या है? ये नॉन मेटल्स की है। तो सिंपली जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर होंगे, वो कंडक्टर होंगे। जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर होंगे, और ये सेमीकंडक्टर होंगे। तो ये इसका ट्रेंड है, और इसमें वैसे भी इसका ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चे? डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टू राइट, इसके लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है बताने के लिए कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसमें आगे आ जाए जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लेफ्ट टू राइट क्या होगा ट्रेंड? मेल्टिंग पॉइंट एंड, इनका ग्राफ भी ऐसे है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, सेंटर में मैक्सिमम और फिर डिक्रीज। तो ये मैक्सिमम कहाँ पे आता है? ये एक पीरियड 3 का एक एलिमेंट है जो कि जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है। जॉइंट, जो जॉइंट स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सिलिकॉन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? देखे ना,
अच्छा अभी यूं देख लेते हैं, ये सिलिकॉन। अभी आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का हायर क्यों है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी एक बाइंडिंग फोर्स, या एक और लफ्ज था इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स किस में स्ट्रॉन्गर होती है? स्मॉल साइज वालों में। अब सोडियम और मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? मैग्नीशियम स्मॉलर है। तो अगर वो स्मॉल साइज का है तो इसका मतलब है उसकी इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है। इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लिंक समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी रीजन में देखें तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपके पेज नंबर 11 है, अगर जो मेरे पास बुक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूलर फोर्स उधर बोलेंगे जहां पर बेटा मॉलिक्यूल्स का जिक्र होगा, जैसे Cl2 वगैरह, या P4 या S8। और एटॉमिक फोर्स वहां बोलेंगे जहां एटम्स का जिक्र होगा, जैसे Na और Mg। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहां तक ये था इंट्रोडक्शन टू पीरियड 3। पीरियड 3 के 8 एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक और कुछ सेमीकंडक्टर वाली। पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये था जो खास समझने वाला, कि इसमें जो रिएक्टिविटी है वो उसका ट्रेंड क्या है। पीरियड 3 का सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है बेटा, बताएं। रिएक्टिव मेटल कौन सा है? जी बच्चों, सोडियम है। और रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? क्लोराइन। रीजन बता दें जी। जी माहम। माहम बेटा, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की रीजन क्या है? न्यायश। जी सर। बेटा ये समझ आई है रीजन? नहीं सर, इसकी नहीं समझ आई, दोबारा रिपीट कर दें। सवाल था कि पीरियड 3 के रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल बताए जाएं, जो इस टॉपिक की मैं समरी कर रहा था जब ना। तो रिएक्टिव मेटल जो है वो तो सोडियम है। क्यों? क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है पीरियड 3 में। ठीक है। जी। और रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है? तो वो क्लोरीन है। उसकी वजह, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड 3 में सबसे ज्यादा है। तो अब एक बात समझ आई कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। ये हमने ओवरऑल इस पूरे आज के जो टॉपिक पढ़ा था, ये उसकी समरी में से हमने ये क्वेश्चंस निकाले। जी। जी माम बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? माम बेटा, आपको आवाज आ रही है? जी बच्चे, आगे चलें फिर। जी सर। इजी है ये। महल में माहम का शायद सिग्नल्स ड्रॉप हो गए हैं। जी। चलो जी। अच्छा आगे बेटा, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, अब इसको करना कैसे है? मेरे पास है सोडियम प्लस H2O
अच्छा, अब इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है हमें एक चीज करना कि अभी हमने अभी बात थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि रिएक्टिविटी सोडियम की सबसे ज्यादा है, तो सोडियम जो है ना वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। जी ठीक है, सोडियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है और हॉट वाटर से भी रिएक्ट करेगा। तो लेकिन जो मैग्नीशियम होगा ना, मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके MgOH ट्वाइस बनाएगा। ठीक है, और हॉट वाटर से वो MgO बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है हमसे, ये कोल्ड वाटर से और ये हॉट वाटर से। मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर से सोडियम रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और अब ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि ये रिएक्शन में क्या फर्क आता है। तो बेटा जो सोडियम है ना, अभी अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो पीछे भी पूछा कि प्रूव दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन Mg। ठीक है, जी अब उसका आंसर क्या होगा, उसकी आंसर थ्रू इक्वेशन बताएं। तो आप कहोगे कि सोडियम जो है ना उसके अंदर ये खूबी है कि वो कोल्ड वाटर से हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेता है और ये फ्रीजिंग वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा, बर्फ से भी। लेकिन जो मैग्नीशियम है ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा, हॉट वाटर से डिफरेंट बनाएगा। तो इससे भी ये बात, और इसके अलावा और भी कि विगोरस रिएक्शन जो होगा ना फास्ट, वो सोडियम का होता है, मैग्नीशियम का उसके कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उससे भी कम है। एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करेगी। स्टीम मतलब कि हॉट वाटर या बॉइल्ड वाटर या गैशियस स्टेट में वाटर। एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करेगी, स्टीम से रिएक्शन करके Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। अब सोडियम समरी क्या हुई, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम जो है वो कोल्ड से, मैग्नीशियम कोल्ड और हॉट से, और ये और ज्यादा हॉट स्टीम से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी ठीक होगी बात। आगे आगे हम बात करें तो फास्फोरस सल्फर, नो रिएक्शन विद वाटर, का कोई पानी से रिएक्शन नहीं होता बच्चे। और क्लोराइन, क्लोरीन ये तो बड़ा मशहूर है, आजकल हम सैनिटाइजर भी इसी के बना रहे हैं। कहते हैं जी क्लोरीन को पानी में मिक्स करो, दो एसिड्स बनेंगे HOCl प्लस HCl। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये जर्म्स को किल करता है। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रांग होता है। आर्गोन, आर्गोन प्लस वाटर, क्योंकि ये नोबल गैस है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी जी बेटा, अब रिएक्शन विद वाटर की समरी क्या है कि सोडियम बहुत क्विकली रिएक्ट करता है वाटर से, NaOH प्लस हाइड्रोजन बनाता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। स्टीम से रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बनाता है, MgO बनाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करता है स्टीम से और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसकी समरी ये हुई कि सोडियम सिर्फ कोल्ड से रिएक्ट करेगा, और सोडियम जो है वो सिर्फ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड और हॉट दोनों से, एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से। इसके बाद हमने बात पढ़ी कि फास्फोरस सल्फर का कोई रिएक्शन नहीं होता पानी से। ठीक है, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके HOCl और HOCl बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आर्गोन का वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता। सही है, इसके बाद है जी हमारे पास बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो सोडियम, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो
सोडियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो Na2O सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, अब ये बेटा मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड बन सकते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड भी बन सकते हैं, पर ऑक्साइड भी बन सकता है। और मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होगा तो MgO बनेगा। मतलब अब, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो मतलब नो रिएक्शन। अब ये अब देखें, ये दो कब बन सकते हैं? अगर आपके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी ना, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा Na2O2, और अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो MgO, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। सिलिकॉन इसके बाद है, चौथा एलिमेंट। सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए हाई टेम्परेचर पे तो SiO2 सिलिका बनेगा। ठीक है। इसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अब फास्फोरस का तो बहुत मशहूर है, फास्फोरस P4O2, एक P4O6 भी बन सकता है, P4O10 भी बन सकता है। सिंपली ये किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? ऑक्सीजन लिमिटेड है या एक्सेस में। अगर ऑक्सीजन कम अमाउंट में होगी तो आपके पास P4O6 बनेगा, और अगर ज्यादा अमाउंट में है तो अगर आपको याद होगा तो P4O6 का नाम है फास्फोरस 3 ऑक्साइड, और P4O10 का फास्फोरस 5 ऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन पे रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरीन ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, आर्गॉन भी जो है ना डायरेक्टली रिएक्ट, आर्गॉन तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। सही है। तो ये थे हमारे आज तक के जो है ना पेज नंबर 13 तक के टॉपिक्स तक का। जी माहम बेटा, कोई चीज जो पिछले में से पूछनी है तो? नहीं सर, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, हम इसको आस्ता आस्ता इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते जाएं और जो है ना फिर इसको देखते जाएं। हमने इसको इंशाल्लाह जो है ना फिर 2-3 हफ्तों में बुक को फिनिश करना है विद इन रमजान, तो क्विक करना है। ठीक है। इसको पढ़ें, इसके साथ साथ के क्वेश्चंस पढ़ें, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं वो आप डिस्कस करें। ये मैं इसको वैसे जो भी लेक्चर होगा ना, हम इसको साथ ही अपने वो यूट्यूब वाले उसमें वीडियो को डाल दूंगा, तो आप वहां से दोबारा भी सुन सकते हैं जो चीज दरमियान में मिस हो जाती है। ठीक है। न्याश बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। नहीं है। और महम बेटा आपका? नहीं है सर। चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर कल हम आगे ज्यादा सारा पढ़ेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।